वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में कौन सा सेक्टर बेस्ट हो सकता है। जो करंटली मार्केट में एक हेवी करेक्शन हुआ है, क्रैश हुआ है। मेजरली यदि आप देखो तो जो मेजर इम्पैक्ट है वो स्मॉल या मिड कैप्स में ही आया है। तो ये समय में आपको कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफी बेटर है। इसके अलावा वैल्यूएशन अभी फिलहाल में अच्छे हैं एंड 2025 ऑनवर्ड्स ये जो सेक्टर है इसमें जो पेन है वो काफी कम होगा एंड जो रिवॉर्ड है वो काफी बेटर मिल सकता है। ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एडिटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पे मैं हर सैटरडे को डिटेल वीडियो पोस्ट करता हूँ, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, अलग अलग जो फंडामेंटल कंसेप्ट है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जरूर वैल्यू एडिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो करंटली ये मार्केट में एक हेवी करेक्शन आया है, एक क्रैश हुआ है। तो आपको ये समय में कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए एंड कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लाइंड यहाँ पर बाइंग नहीं करना चाहिए या ब्लाइंड एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। सपोज आपने कोई एक स्टॉक में 100 रुपीज में इन्वेस्ट किया है और सपोज वो स्टॉक जो है वो 80 रुपीज चला जाता है, 70 रुपीज जाता है, तो आपको लगता है कि ये और सस्ता हो गया, लेट्स बाय मोर। बट आपको पहले ये देखना है कि फंडामेंटली बिजनेस में कुछ चेंज हुआ है या नहीं, या बिजनेस के लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट जो है क्या वो इंटैक्ट है या नहीं। तो ये आपको पहले देखना है। अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट आया है या फ्यूचर में क्या आ सकता है, कोई नया कॉम्पिटिटर वो सेक्टर में ऐड हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। यानी इन शॉर्ट कंपनी की जो अर्निंग्स है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे जाके फ्यूचर में कैसे हो सकती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड बाद में ही जो एवरेजिंग है इसका डिसीजन आप ले सकते हो। आप यदि ब्लाइंडली एवरेज करोगे एंड कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ चैलेंजेस आए हैं या कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ है, देन ये जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली फॉल होते रहेगा। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बेयर मार्केट आपको ये जानना जरूरी है। सपोज आपने कोई एक स्टॉक में 100 रुपीज में इन्वेस्ट किया और करंटली वो 70 रुपीज आ गया है। बट जब भी आपने इन्वेस्ट किया था वो स्टॉक में आपको बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा था, बट ड्यू टू सर्टन चेंजेस यहाँ पर बिजनेस का जो क्वालिटी है वो थोड़ा डिटीरिएट हुआ है एंड उसकी वजह से प्राइस भी फॉल हुआ है। एंड एट द सेम टाइम और एक जो दूसरा स्टॉक है वो भी लगभग 25-30% से करेक्ट हुआ है, बट वहां पर बिजनेस बहुत अच्छा है, बट ड्यू टू जनरल फॉल इन द मार्केट उसकी जो प्राइस है वो भी करेक्ट हुई है। तो ये सिचुएशन में इट इज वेरी आइडियल टू स्विच फ्रॉम द स्टॉक ए टू स्टॉक बी, जहां पर ए जो स्टॉक है जहां पर एक्चुअल में फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ है, बट बी जो स्टॉक है उसकी प्राइस तो गिर गई है बट फंडामेंटल्स में यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। फंडामेंटल्स एक्चुअली शुड इंप्रूव गोइंग अहेड, या जो प्रॉफिटेबिलिटी है शुड इंप्रूव गोइंग अहेड। तो ये स्विच करना, ये पर्टिकुलर कॉल लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द बियर मार्केट्स। एंड एक्चुअली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है बियर मार्केट में टू बाय द वेरी हाई क्वालिटी बिजनेस। तो बियर मार्केट एक्चुअली आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू मूव फ्रॉम द बैड बिजनेसेस और मेडिकोर बिजनेसेस टू वेरी गुड बिजनेसेस विच आर एक्चुअली फॉलन इन दिस करेक्शन। तो ये एक्टिव स्विचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर बियर मार्केट। इसके बाद में थर्ड थिंग इज कैश फ्लोज पे आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज इन बुल मार्केट स्टोरीज गेट सोल्ड बट इन बियर मार्केट रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज कैश फ्लोज। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे तो काफी स्टॉक्स का बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी होगा बट कैश फ्लोज नहीं आते। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक तो कैश आप देखोगे तो रिसीवेबल्स में अटक जाता है। रिसीवेबल्स यदि आप देखो तो बिजनेसेस के 150, 200, 300 दिन भी हो सकते हैं। इसका मतलब एक्चुअल में कैश नहीं आ रहा है। सेम इज द केस विद द इन्वेंटरी। आप यदि देखो तो प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है बाय कीपिंग द हाई इन्वेंटरी। इसलिए इन्वेंटरी डेज को या इन्वेंटरी को मॉनिटर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो इन्वेंटरी जहां पर होगी दैट इज जनरली प्रीफरेबल। इसीलिए कैश फ्लोज को यहाँ पर मॉनिटर करना या कैश में कितना कन्वर्ट हो रहा है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसको मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यदि आपके जो बिजनेसेस है वो कैश ही जनरेट नहीं कर रहे हैं तो उनको बार बार फंड रेज करना पड़ेगा एंड लिक्विडिटी जैसे ड्राई हो जाएगी तो फंड रेज यदि आप देखो तो उसके ऑप्शंस काफी कम हो जाते हैं। इसीलिए जो इनहेरेंटली कैश जनरेटिंग बिजनेसेस है इनको फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल भी चेक करना है कि वर्किंग कैपिटल में कुछ इश्यूज तो नहीं है कंपनी को। जनरली जो असेट लाइट बिजनेसेस है वो बियर मार्केट में यहाँ पर प्रीफर किए जाते हैं। कंपनीज का बैलेंस शीट देखो कि बैलेंस शीट में यदि यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी गुड शील्ड अगेंस्ट द बियर मार्केट। बिकॉज यदि कंपनी के बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ज्यादा डेट है कंपनी में, तो दिस कंपनी रियली कैन गेट वैनिश ड्यूरिंग द बियर मार्केट। एंड यहाँ पर आप एवरेज करते रहोगे एंड देन यू नो वेरी वेल व्हाट हैज हैपेंड इन द यस बैंक।
तो जो सेक्टर के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, विच कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर फॉर 2025, इज एक्चुअली अ बैंकिंग सेक्टर। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। व्हाइट ओक कैपिटल ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा डेटा प्रेजेंट किया है सेक्टर रोटेशन रिलेटेड। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, तो लास्ट काफी सालों का ये डेटा है, तो ये पहले अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन विल डिस्कस अगेन कि व्हाई बैंकिंग सेक्टर कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर इन 2025। तो ये यदि आप चार्ट देखोगे तो 2012 से 2024 का एक चार्ट है जो व्हाइट ओक कैपिटल ने बनाया है, और इसमें सेक्टर रोटेशन हैज बीन एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली। तो 2012 में यदि आप देखोगे तो जो सेक्टर लीड किया था टोटल ओवरऑल रिटर्न्स में, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। इसके बाद में 2013 में आईटी सेक्टर था। बट ये यदि आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि जो सेक्टर जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए, वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। एंड एट द सेम टाइम इट इज वाइस वर्सा आल्सो, जो सेक्टर बहुत खराब परफॉर्म करता है वो बाद में नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए एक उसमें टर्न अराउंड आके वो बेटर परफॉर्म करता है। एंड दिस इज जनरली अ मार्केट साइकिल। तो फॉर एग्जांपल यदि आप देखो तो फार्मा के केस में तो 2014 में जो फार्मा है वो 3rd पोजीशन पे था, 2015 में फार्मा फर्स्ट पे था, बट 2016 में फार्मा ने काफी, आप देखो तो यहाँ पर चैलेंजिंग रिटर्न्स दिए थे, निगेटिव 13.8 था। उसके बाद में 2017 में भी फार्मा लगभग लास्ट पोजीशन में था, एंड सेम इज द केस इन 2018। यहाँ पर भी यदि आप देखो तो फार्मा हैज नॉट परफॉर्म एट ऑल। इसके बाद में यदि आप दूसरे एक सेक्टर का साइकिल देखोगे, जो रियल एस्टेट है, वो 2014 में 10.8% रिटर्न दिए थे, काफी नीचे ही था कंपेयर टू अदर सेक्टर। 2015 एंड 16 आल्सो वाज अ चैलेंजिंग ईयर्स, बट 2017 में इट वाज अ टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर, 111% के रिटर्न्स दिए थे। तो जनरली ये जो सेक्टर रोटेशन है वो आप काफी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, और जनरली ये मार्केट साइकिल है जो एक सेक्टर से लेके दूसरे सेक्टर पे रोटेट होते रहता है। उसके बाद में यदि आप मेटल सेक्टर देखोगे तो 2018 और 2019 में मेटल सेक्टर ने बहुत खराब परफॉर्म किया था, बट 2020 एंड 21 में यदि आप देखो तो मेटल वाज एक्चुअली अ बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। 2020 में वो 3rd पोजीशन पे था, 2021 में फर्स्ट पोजीशन, एंड 2022 में वो अगेन 2nd पोजीशन पे था। फिर 2023 एंड 2024 में मेटल हैज एक्चुअली परफॉर्म वेरी बैडली, तो प्रोबेबली आगे जाके 2025 या 26 में मेटल माइट रिबाउंड। बट यहाँ पर वी विल बी फोकसिंग ऑन द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर या स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में यदि आप देखोगे तो 2020 काफी खराब था, लगभग 2nd लास्ट पोजीशन पे था। 2021 भी खराब था, यदि आप देखोगे तो लगभग लास्ट पोजीशन पे था। 2022 थोड़ा बेटर था, 3rd पोजीशन पे था, बट 23 एंड 24 अगेन यहाँ पर वो लास्ट पोजीशन पे है। यानी यदि आप देखो लास्ट 5 ईयर्स में, 4 सालों में बैंकिंग सेक्टर आइदर लास्ट रहा है या 2nd लास्ट रहा है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये चार्ट से ये काफी क्लियर है कि लास्ट 3-4 सालों से या 5 सालों से प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है इसमें कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो इसका क्या रीजन है? तो क्या इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्चुअली कुछ चैलेंजेस है क्या, और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कौन से बैंक जो है वो बेटर हो सकते हैं? तो बैंकिंग सेक्टर को भी यदि आप देखो तो अलग अलग पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होगा। सारे बैंक्स एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। कोई जो बैंक्स है वो माइक्रो फाइनेंस पे फोकस करते हैं, कोई जो बैंक्स है वो रिटेल फोकस बैंक्स है, कोई बैंक कमर्शियल फोकस्ड है, एंड जो बड़े बैंक्स है जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, या एचडीएफसी है, एक्सिस है, या इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो कोटक बैंक है, दे आर बेसिकली डाइवर्सिफाइड बैंक्स। तो अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं। आई एम हियर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द डाइवर्सिफाइड बैंक्स। मुझे लगता है कि जो लार्ज बैंक्स है या डाइवर्सिफाइड बैंक्स है उनके वैल्यूएशंस करंटली बहुत अट्रैक्टिव है, एंड लास्ट 4-5 सालों में ये जो बैंक्स है उसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि 2025 ऑनवर्ड दीज बैंक्स कैन बी एट अ वेरी अट्रैक्टिव पोजीशन, एंड आगे जाके यहाँ से एक अच्छा रेस टू रिवॉर्ड बन रहा है। तो यदि आप देखो तो मेजरली क्या हुआ है कि ये जो बैंक्स है, बड़े बैंक जनरली, इनके अर्निंग्स पे तो बहुत इंपैक्ट नहीं आया है, बट उनके जो वैल्यूएशन है दे हैव रिवर्टेड टू द मीन। यदि आप देखो तो कोटक बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 6 टाइम, ये एक पीक पे चलता था एक समय पे, एंड नाउ इट हैज फॉलन टू 2.5 टाइम्स। सेम हैज बीन द केस विद द एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का भी यदि आप प्राइस टू बुक देखोगे तो लगभग 5 या 5.5 के आसपास यहाँ पे वो चलता था, बट नाउ अगेन इट हैज फॉलन टू 2.5 टाइम्स। एक्चुअली आईसीआईसीआई के प्राइस टू बुक वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, बट मुझे लगता है कि दीज 3 बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक,
कैन बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज गोइंग अहेड। एंड ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज। मैं हिस्टोरिकल जो डेटा है दैट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। वैल्यूएशन के मल्टीपल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड हो सकते हैं इन बैंकिंग सेक्टर, आपको पी नहीं देखना है बट टीबी देखना है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज नथिंग बट द नेटवर्क। एंड एचडीएफसी एंड कोटक बैंक के स्पेसिफिकली यदि आप देखोगे तो उनके जो एनपीएस है वो भी काफी कंट्रोल्ड है। ये दोनों बैंक्स के जो एनपीएस है वो लगभग 1.5% के आसपास है ग्रॉस एनपीए के साइड में, एंड जो नेट एनपीएस है वो लगभग 0.4 to 0.5% के आसपास है, विच इज वेरी वेरी गुड। बट यहाँ पर आपको ये समझना है कि वैल्यूएशंस यहाँ पर मीन रिवर्ट हो सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्चुअल में होते हैं। तो यहाँ पर जो हायर वैल्यूएशंस ट्रेड किए थे बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉम 2015 टू 2019, तो यहाँ पर वो मीन रिवर्ट होके लगभग एक्चुअल में करंटली हाफ हो गए हैं। स्टॉक प्राइजेस में आप देखो तो 50% का करेक्शन नहीं हुआ है जो एचडीएफसी बैंक है या कोटक बैंक है, बट यहाँ पर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है। यदि आप ये दोनों बैंक्स के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स के लिए देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों बैंक्स के जीरो रिटर्न्स है। बट मोर इंटरेस्टिंगली करंटली जो मार्केट फॉल हुआ है मेजरली मिड या स्मॉल कैप में या निफ्टी में भी, तो ये जो तीनों बैंक्स है एक्चुअली इसमें कोई भी फॉल नहीं हुआ है। लास्ट 1 मंथ में आइदर ये जो स्टॉक्स है उनके फ्लैट रिटर्न्स है या कुछ केसेस में पॉजिटिव रिटर्न भी दिए हैं, बट यहाँ पर कोई भी मेजर फॉल नहीं हुआ है बिकॉज ऑलरेडी जो वैल्यूएशन है दे हैव रिवर्टेड टू द मीन। एंड बहुत यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड हो सकता है एंड आगे जाके, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी सिर्फ जो डाइवर्सिफाइड या बड़े बैंक है दैट आई थिंक कैन डू वेल। जो छोटे बैंक्स है या माइक्रो फाइनेंस स्पेसिफिकली जो बैंक्स है या जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड है, आई डोंट थिंक दे विल इमीडिएटली डू वेल। 2-3 क्वार्टर्स का यहाँ पर समय लग सकता है बिकॉज ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काफी चैलेंजेस है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू बैंक्स लाइक बंधन बैंक जो एक माइक्रो फाइनेंस फोकस बैंक है, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो एक रिटेल फोकस बैंक है, या इवन आरबीएल बैंक ऑल्सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो आई विल बी फोकस ऑन दिस लार्जर बैंक जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है एंड कोटक बैंक है, बिकॉज उनके वैल्यूएशंस फिलहाल में अच्छे हैं, एनपीएस में बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है, एंड ये काफी लार्ज इंस्टीट्यूशंस है जो करंटली उनके 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइस टू बुक। और यदि आप इवन ये वैल्यूएशंस को कोविड के लो से भी कंपेयर करोगे तो स्टिल मुझे लगता है कि करंट वैल्यूएशंस आर मच बेटर कंपेयर टू कोविड लो। कोविड के ड्यूरेशन में प्राइस तो फॉल हो गया था, बट करंटली क्या हुआ है कि जो वैल्यूएशंस है दे आर बेटर बिकॉज ये जो बैंक्स है उसने कोविड के बाद में भी ग्रो किया है। इसीलिए यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव थिंग, नॉट द एब्सोल्यूट प्राइस। इसके अलावा और 2-3 अपॉर्चुनिटीज या सेक्टर्स को मैं करंटली देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल कैन बी आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर गोइंग अहेड बिकॉज लास्ट 2-3 सालों से यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन हुआ है। बहुत ज्यादा रिटर्न्स कोई भी एग्रोकेमिकल स्टॉक्स नहीं यदि आप देखोगे तो दिए नहीं है। तो यहाँ पर भारत रसायन जैसी जो कंपनीज है जिसमें एक्चुअल में कोई फॉल ही नहीं हुआ है, तो आगे जाके प्रोबेबली दे कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्री में भी यदि आप देखोगे तो काफी एक्चुअली हेवी फॉल हुआ है, बट पीआई इंडस्ट्री इज एक्चुअली वेरी वेरी नीश कंपनी। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर उनका बिजनेस मॉडल है। पीआई इंडस्ट्री का एक मैंने डिटेल वीडियो क्रिएट किया है, लगभग 1 आवर का वीडियो है जिसमें मैंने आपको उनके कंप्लीट बिजनेस मॉडल के बारे में बताया कि बेसिकली सीडीएमओ टाइप ऑफ जो सर्विसेज है वो क्या होती है, कैसे पीआई इंडस्ट्रीज ने कंपेयर टू बाकी कॉम्पिटिटर उनको डिफरेंशिएट किया है। तो ये जो कंप्लीट वीडियो है आप जरूर देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल कैन बी अ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेक्टर जहां पर एक अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है। इसके अलावा लास्ट 2 ईयर्स में मेटल सेक्टर यदि आप देखो तो मेटल सेक्टर आल्सो हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। तो जो मेटल सेक्टर की प्रॉक्सीज है तो ये मुझे लगता है कि काफी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड मैंने आपको पहले वीडियोस में कहा है कि मेरा जनरली जो स्ट्रेटजी है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, बिकॉज प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर हो सकता है। जो डाउनसाइड रिस्क एक्चुअली फाइनल सेक्टर को बेट करने पे है वो प्रॉक्सी पे नहीं होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को मैंने आइडेंटिफाई किया था एंड इट टर्न आउट वेरी इंटरेस्टिंगली। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग और इन्वेस्टिंग इनटू द फाइनल सेक्टर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन या इंफ्रा कंपनीज, एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसे जो प्रॉक्सी प्लेयर्स है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। इसके अलावा मैं करंटली और एक कंपनी को डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ विद द नेम टार्सन प्रोडक्ट्स। काफी यहाँ पर प्राइस में भी हेवी फॉल हुआ है और यहाँ पे उनके मार्जिन्स में भी एक्चुअली फॉल हुआ है। तो जो ऑपरेटिंग डीलीवरेज चल रहा है बिकॉज कंपनी ने एक लार्ज कैपेक्स किया है, तो ये भी एक करंटली इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। अब तक मैंने टार्सन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, बट आगे जाके डेफिनेटली आई कीप मॉनिटरिंग दिस कंपनी। तो आपको ये बेसिकली देखना है कि कहाँ पे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है, टर्न अराउंड आ रहे हैं या आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो सकता है। मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर।
फार्मा सेक्टर काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, बहुत सारे अलग-अलग सब टाइप्स आ जाते हैं इसमें, जेनेरिक कंपनीज़ आ जाती है, इसके अलावा ब्रांडेड जेनेरिक्स है, सीडीएमओ टाइप ऑफ कंपनीज़ आ जाती है, एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज़ आ जाती है, बहुत अलग-अलग सब टाइप्स है, तो यू हैव टू फोकस एंड चूज़ योर निश। मुझे लगता है कि जो सीडीएमओ की कंपनीज़ है स्पेसिफिकली, दे कैन बी इनटू लॉन्ग टर्म टेलविंड, तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज़ को डेफिनिटली आप यहाँ पर फोकस कर सकते हो। तो आपको ये बैंकिंग रिलेटेड वीडियो कैसे लगा, विच कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर फॉर 2025 इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड, एक टर्न अराउंड आ सकता है, वो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियो है वो आप देखते रहिए। और जरूर आप मेरे वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैंने मेरा स्प्रिंट जो फिलोसॉफी है, जो एक्चुअल में फॉलो करता हूँ, उसके भी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक माय वेबसाइट। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है वो जरूर देखते रहिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर उनको शेयर भी कीजिए।